पहले मैं हरिपंथ फाउंडेशन की पानी जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उससे भी ज़्यादा हम इस स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक और इन बच्चों को जो शायद ये मुझे लगता है कि दरभंगा में ये पहला कार्यक्रम है, अगर पानी नहीं हो तो क्या हो सकता है। तो ऐसे विषय में तो मैं इस स्कूल के हेडमास्टर और जो शिक्षक हैं मैं उनको नमन करता हूँ और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मुद्दा पर इन्होंने किया है। और ये बच्चे इतना देर बैठा हुआ है और बड़े ही अनुशासन ढंग से जिज्ञासा के साथ इनकी आंखों में मुझे जिज्ञासा दिखाई पड़ती है। तो इन प्यारे बच्चों का भी बहुत बहुत शुभकामना आशीर्वाद किए बैठे हुए हैं। साथ ही हम तालाब पर काम कैसे क्यों शुरू किए, अब अच्छा कुछ मदद करेंगे आप लोग मुझे अपनी बात रखने के लिए, तो अच्छा रहेगा। आप कुछ मदद कर दें तो मुझे बताइए बच्चों में से कि दरभंगा शहर में जल संकट कब से शुरू हुआ, कोई भी बच्चा। 2019 से। अच्छा, इसमें से कितने के घरों में जो है पानी इस दिन नहीं आया हो या पानी के कारण स्कूल छूट गया हो, किसी कारण रास्ता नहीं बना या पानी नहीं आया या पानी लाने के लिए जाना पड़ा, कितने बच्चों का अनुभव है ऐसा? एक और तो 2 शिक्षक हैं और इधर बच्चे भी हैं। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि पानी से जुड़ा हुआ काम घर में लड़कियां या ये करती है माँ, तो इसीलिए लड़के हाथ में उठा है। तो आपको करीब करीब 10 लोग। मेरा अनुभव है कि दरभंगा में जल संकट 2001 या 2 से शुरू हुआ। मैं प्रोफेसर रुद्रकांत अमर दिलावरपुर में रहता था, तो वो हैंडपम्प दोपहर जब कड़क के धूप होती थी तो पानी नहीं देता था, फिर रात के 10 बजे देता था, सुबह में देता था। लेकिन दोपहर में पानी नहीं देना तो ये 2000 में मैंने अनुभव किया, फिर वो देती थी। ऑफकोर्स उस समय 30% 40% हैंडपम्प ये थी। 2005 या 6 में मैं नाका नंबर 5 इंडिया रेस्ट हाउस में ऑफिस लाया। तो वहाँ पर जब हम ऑफिस लाए तो देखे कि वो हैंडपम्प के नीचे एक मोट ये लगा रहे थे, कुछ उसको कहते हैं पाइप के नीचे 5-6 फीट सिलेंडर, यस सिलेंडर लगा रहे। ये क्या कर रहे हैं आप? तो अरे पानी नहीं दे रहा। तो 2002 में मैं प्रोफेसर रुद्रकांत अमर के यहाँ अनुभव किया, 5-6 इंडिया रेस्ट हाउस के पास। तो ये धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है। 2002 में और आज मैं 2005 में रामबाग आया तो वहाँ सुबह में पानी दे रहा था, रात में पानी नहीं दिया। अब हम अपनी बच्ची को पीछे बैठा करके 2-3 टॉफी वाला जो डिब्बा होता है वो बड़ा बैग में करके और बैग से आतंक हो गया कि घर में पानी नहीं है। पानी नहीं होना, डर जाते हैं कि अरे पानी नहीं है घर में, खास करके घर में बच्चे हो। तो ये 2000 से आपके शहर में। अब आप गौर कीजिए कि 2002 से जिस शहर में पानी का संकट है, सरकार ने क्या प्रबंध किया। सिर्फ उसने सबमर्सिबल पंप लगाया है। हमारे जमीन में पानी कैसे ज़्यादा जाए, भंडार भरे, इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये एक बड़ा संकट है और ये हमें समझना चाहिए। उस पर जगह जगह सबमर्सिबल लगा दिया, लोगों ने भी लगाया, पैसा वाले लोग लगाया, उन लोगों ने भी लगाया। तो ये आपके शहर में
एक और मैं खास करके बच्चों से पूछना चाहूँगा कि आपके शहर में सबसे पुराना तालाब कितना वर्ष पुराना तालाब है और उसका क्या नाम है? कन्हैया मिस्त्री। और कोई? और ठीक है, अपने अपने ढंग से गंगा सागर सबसे पुराना। जो रिकॉर्ड्स उपलब्ध है हमारे पास, जो लिखित है, हम जो बोलेंगे उसका तो रिकॉर्ड्स होना चाहिए ना। तो पूरे बिहार में गंगा सागर सबसे पुराना तालाब है, लगभग 1000 वर्ष। ये गंग सिंह देव कर्नाटक से आए थे, उनके पिता नानी सिंह देव। ये लोग, आप लोग जो हिस्ट्री पढ़े होंगे, शिक्षक जानकार होगा कि ये कर्नाटक से वहाँ उनको सत्ता से दखल किया, राजा थे वहाँ उनको, तो हाँ कर्नाटक से। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है क्या? अच्छा, ये मैम जानती हैं, तो आप ज़्यादा जानकारी मैम से ले लेंगे। तो नानी सिंह देव आए चंपारण की तरफ और गंग सिंह देव आए यहाँ। तो इस शहर में जल प्रबंधन के लिए उन्होंने गंगा सागर बनाया। फिर उन्हीं का बेटा जो है दिघी और हराही एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में है और एक पॉलिटेक्निक के 5 ये बड़े तालाब लगभग 1000 से 900 वर्ष पुराना तालाब झील हुआ। तो अब आप बताइए, हम इस गंगा सागर को अपने इस शहर का ताजमहल और लाल किला मानते हैं कि ये हमारे एक लाल किला का ताजमहल भी 1000 वर्ष पुराना है। हम इसको वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल मानते हैं। तो ये हमारे इस शहर के लाल किला भी है, ताजमहल भी है, वैद्यनाथ धाम भी है, वैष्णव जो है सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। एक चीज और मैं कहूँगा, मिथिला में जो साझा विरासत है उसको लेकर के, तो अब तिजिया होता है, हम दुर्गा पूजा का विसर्जन करते हैं और हड़ाई में देखिए तो तिजिया का विसर्जन होता है, कितनी शानदार बात। और यहाँ कॉलेज के पास एक और बड़ा तालाब है, मिर्जा खान तालाब के चारों तरफ छठ पूजा होता है। देखिए वो बनाया मुसलमान और वहाँ छठ पूजा हो रहा है, उसके लिए बनाया, तिजिया वहाँ हो रहा है। तो ये तालाब हमारे साझे संस्कृति का भी धरोहर है, इसको हमें मिलकर बचाना चाहिए। आप लोग सुनते होंगे डी डावर पोखरा पाटन मिथिला में कि फलाना चिल्ला के घर, अरे डी डावर छे, हुनकर मकान, अरे तो पोखरा पाटन छे। एकर की मतलब, हम थोड़ा गड्ढा बना लेते थे, वो हमारा डबरा हो गया, उसी से हम ऊँचा अपना प्लिंथ बना लेते थे और उस प्लिंथ से हम अपना घर बना लेते थे। बरसात में जो पानी हुआ हमारे आंगन और छत, जो कच्चा छत होता था, वो सब पानी डबरा में जमा होता था, वही पानी हम बस के। तो डी डाबर और हम जल का प्रबंधन करते थे, हमारा परंपरा रहा। सबसे शुरू विश्व में कहीं भी आप देखेंगे, कोई भी सभ्यता जन्म लिया है नदी के किनारे लिया, पूरे विश्व में कहीं भी कोई सभ्यता जन्म लिया है नदी के किनारे, क्योंकि उस समय पानी वहाँ होता था, पानी के बगल में लोग रहना चाहते थे। जैसे ही टेक्नोलॉजी, लोहा, ये सब का आविष्कार होता है, तो लोगों ने अपना घर के निकट बनाना शुरू किया, कुआं बनाना शुरू किया। तो इस तरह से हम जल का प्रबंधन करते आ रहे हैं। अब अगर मिथिला में जो तालाब का बनाने का रहा है परंपरा, अभी एक तालाब बचा हुआ है और मजलिस खां तालाब। अगर अभी आप जाके उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी पहाड़ के अंदर या किसी पहाड़ के पास आ रहे हैं। उसका जो भिंडा है वो लगभग 35-40 फीट ऊंचा है
मजलिसा खां तालाब, और समुद्र जैसे बड़ा विशाल 100-150 एकड़ का उसका वाटर एरिया है। और उस भिंडा पर पूरा पेड़ पौधा, पुराने पेड़ पौधा से भरा हुआ, तो फॉरेस्ट भी दिखेगा। ये दुनार से करीब 10-12 किलोमीटर एक दलान रिसोर्ट बना है। हाँ, दलान रिसोर्ट से और 1 किलोमीटर पूरा जाएंगे तो आपको बाएं हाथ पर मिल जाएगा। तो गाँव में भूल रहा हूँ, निश्चित। हाँ, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि अगले बार से आप प्रोजेक्टर रखेंगे तो ये सब चीज़ हम दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ पहाड़ नहीं था, तो हमारे यहाँ जो बनाने वाले थे वो सोचते थे कि हम अपने लोगों को पहाड़, फॉरेस्ट और समुद्र जैसे झील का दृश्य अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने नागरिक को, अपने जनता को कैसे दिखाएं। तो इस तरह से विशाल वो जो है जलाशय होता था, उसके मिट्टी से वो भिंडा बनता था पहाड़ में, और उस पर फॉरेस्ट जैसे घना जंगल होता था, सभी तरह के जानवर होते थे। तो ये एक हमारे यहाँ की परंपरा है। दूसरी बात, आप अभी सोचते होंगे या खूब हल्ला होता है कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, छत का पानी करो, छत का पानी। रिवर वाटर हार्वेस्टिंग, जितने ये तालाब है, दिघी, हड़ा, गंगा सागर, ये रिवर से कनेक्टेड है। ये मजलिसा खां तालाब आप देखेंगे तो उस तालाब के किनारे रिवर गुजर रही है, उसका इनलेट बना हुआ कि रिवर में जो सरप्लस पानी हो वो पानी हमारा स्टॉक हो। तो हम अपने रिवर वाटर का हार्वेस्टिंग की व्यवस्था किए। अब क्या हो गया है, हम रिवर वाटर को क्या करते हैं, रिवर वाटर को अभी क्या कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं बच्चों के इंटरेक्शन वाला मैं बात शुरू करूँगा। रिवर का एक उदाहरण देकर के, कमला एक नदी है, ठीक? कमला क्या है? नदी है। अब नदी से जो शाखाएं निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? धार या धाराएं। धाराएं ही धार हुई है, मैथिली में धार, और वो धाराएं, हाँ, हिंदी में धाराएं। तो नदी से जो धाराएं निकली वो मैथिली में उसको धार है, ठीक? कमला के 10 धाराएं हैं, झंझारपुर और गोसा घाट के बीच में 45-50 किलोमीटर में एक नदी से 10 धाराएं फैलती, ठीक? अब प्रत्येक धाराएं से फिर धाराएं निकलती है, जिसको मिथिला में, दरभंगा, मधुबनी जिला में कहते हैं नासी, फोड़ी, बाहा, सोती। ये नाम अलग अलग है। किसी गांव में वो फोड़ी कहेगा कि कमला का फोड़ी है, छोटी कमला है, पूर्वी फोड़ी है, पश्चिमी फोड़ी है। ये नासी, नस जैसे कोई पतला निकल गया हो, नासी है। बाहा है, जो लोगों ने काट करके पानी निकालने का प्रयास किया है, बाहा। ये ऐसे सारे पंचायत, गांव तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कमला से मिथिला के सारे पंचायत जुड़ा हुआ है। अब क्या किया है सरकार? मैं सरकार के विरुद्ध ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार का जो गलत मैनेजमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ये 9 धारा को बंद करके और सारे पानी को वो समेट कर तटबंध के भीतर ला करके उसको कोसी में मिला दिया है, और कोसी फिर उसको गंगा में, गंगा से समुद्र। तो ये जो पानी फैलता था आपके गांव में वो बंद हो गया है। ये चिंता की बात है। फ्लड कंट्रोल के नाम पर किया है। तो बाढ़ नियंत्रण का एक टेक्नोलॉजी था कि तटबंध बना दो, पानी को धार सबको बंद करो और सारे पानी को निकाल करके बाहर कर दो। ये तटबंध बाढ़ नियंत्रण था। अब मॉडर्न जो हुआ है कि नहीं, पानी को डिसेंट्रलाइज करो तो बाढ़ नहीं आएगी। पानी
अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको विभिन्न धार, नाला, कोड़ी, बाग में विभिन्न धारा में बांट दो, तो हमारी बाढ़ नहीं होगी, लोगों को खेतों में पानी आ जाएगी, ग्राउंड वाटर। अब मैं बच्चों से बात करूँगा। आप लोगों में से किसी के पिताजी या दादाजी खेती करते थे गुड, और खेती करते थे, उनसे आप पूछना, मैं कल या परसों की आऊँगा आपके स्कूल में, और 2-3 जानकारी मैं आपके माता पिता या दादा दादी से लेना चाहूँगा। सबसे बड़ा ग्राउंड रिचार्ज करने वाला नेचुरल ढंग से क्या था जो जमीन में पानी देता है? सबसे बड़ा, शुरू में तो कोई कुआं, एक तो कुआं है, दूसरा जो धार है, तालाब है, ये है। इसके अलावा वर्षा, ठीक है, वर्षा तो पानी हमें आया, वर्षा हमें पानी आया जमीन पर, और वो पानी तालाब, कुआं, नदी सब में गया। लेकिन जमीन में छेद करके देने का काम कौन करता था? क्या? बोरिंग सब निकालते हैं, उससे पानी नहीं देते हैं। कुआं बना के पानी दिया जा सकता है, लेकिन जमीन के नीचे पानी नेचुरल ढंग से इस मिथिला रीजन में केचुआ, केकड़ा, जो भी हो मिट्टी के अंदर जो होते हैं। एक तो केचुआ भुरभुरी कर देता है, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए करता है, और दूसरा केकड़ा। एक छोटा सा इतना बड़ा खेत में, या हम इतना बड़ा खेत में सैकड़ों केकड़ा होता है, और वो मेड़ के पास होता है, और वो 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट तक गहरा छेद कर देता है। तो बरसात में आप सुबह में देखते कि पानी लबालब भरा हुआ, और शाम तक होते हुए सूख जाता। तो किसान क्या करता था, वो मेड़ के पास ज़्यादा करके कि कहाँ कहाँ छेदा है, पैर से दाब करके उसको बंद करता है। तो केकड़ा बहुत बड़ा ज़बरदस्त था। इसलिए एक इतना बड़ा खेत में सैकड़ों केकड़ा होता था। जब हमारे यहाँ वहाँ खेत जोतने जाता था हल बैल से, तो ये बड़ा बड़ा केकड़ा इतना पकड़ के, मैं केकड़ा खाता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन सब कुछ खाता हूँ, तो वो केकड़ा इतना पकड़ के बड़ा बड़ा केकड़ा लाता था खेत से। तो सबसे बड़ा नेचुरल था। अब क्या हो गया है, आपने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के इसको खत्म कर दिया। मैम बताई थी, केचुआ को भी आपने अपने खेत से खत्म कर दिया, और केकड़ा को भी खत्म कर दिया। ठीक, मैं केकड़ा को लेकर के आपको एक उदाहरण की कैसे एक इकोसिस्टम बनता है। मैं केकड़ा से बात शुरू किया हूँ, तो केकड़ा, सर्प, मछली और पानी का रिश्ता। मैं एक छोटा सा उदाहरण इकोसिस्टम के बारे में, तालाब के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई तालाब है, तो तालाब के किनारे, तालाब का जो स्लोप होता है, तालाब के चारों तरफ जो स्लोप होता है ऐसे होता है कि आप तालाब के चारों तरफ से कहीं से भी उसमें उतर सकें, या मवेशी उतर सके और तालाब से निकल सके। आजकल जो जेसीबी से बनाया जा रहा है वो स्ट्रेट कर रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। 60-70 डिग्री का स्लोप होता है, हाँ, स्लाइडिंग होता है। तो उस स्लाइडिंग पर मान लीजिए ये तालाब का स्लोप है, इस स्लोप पर पानी का हाईएस्ट लेवल कब होता है? बरसात में, इस बरसात में। तो केकड़ा क्या करता है, जो हाईएस्ट लेवल है उससे ऊपर आप चलेंगे तो यूनिवर्सिटी में मैं दिखला सकता हूँ, वहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी दिखाया हूँ। तो हाईएस्ट लेवल से थोड़ा ऊपर वो अपना बिल बनाता है, छेद बनाता है। फिर पानी नवंबर में नीचे आया तो फिर वो नीचा उतर करके फिर छोटा सा वो छेद बनाया।
अप्रैल मई में सबसे नीचा उतरता है और वहाँ भी छेद बना है। ठीक, अब होता क्या है कि जब अगले बरसात में पानी यहाँ आया तो ऊपर में सबसे ऊपर जो सूखा हुआ है उसमें एक वाटर स्नेक होता है जिसको यहाँ ढोलिया सांप कहते हैं, वो पीला जैसे होता है, पानी में ही रहता है। तो जो सबसे ऊपर का छेद है उसमें ढोलिया सांप है, उससे नीचा जो है वो केकड़ा रहेगा, और उससे नीचा का जो छेद है उसमें जो लचीला किस्म की जो मछली होती है जैसे सिंघी, मांगूर, गैंची, अनहई, ये सब जो लचीला किस्म की मछली है वो उसमें, तो छेदा बनाया किसने? केकड़ा ने। रह रहा है कौन अभी? नीचा में, ऊपर में ये। हाँ, ये कैसे वो एक दूसरे के सपोर्टिंग है। और केकड़ा का जो मुख्य भोजन है, सबसे प्रिय भोजन है, वो छोटी छोटी कीड़ा मकोड़ा या केचुआ, जिसको यहाँ चाली कहते हैं। ये तो अगल बगल जो घास होता है उस घास में केचुआ रहते हैं। ये इकोसिस्टम बना है। ये मैं क्यों सुना रहा हूँ? ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी तालाब का जो ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है उसको स्विमिंग पूल के कॉन्सेप्ट से किया जा रहा है। ये बहुत ही खराब बात है। आप मिट्टी में पानी रहेगा और एक सीमेंट के पॉट में रख दीजिए और धूप में रख दीजिए, आप दोनों को आप ढक दीजिए, मिट्टी में के बर्तन का पानी जल्दी खराब नहीं होगा, सीमेंट वाला पानी बदबू देना शुरू हो जाएगा। ये चारों तरफ जो आप तालाब का आरसीसी वर्क कर रहे हैं ये बहुत खराब कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये जो तालाब का किनारा जो आरसीसी वर्क करते हैं, ईंटा बिछाते हैं, ये ब्रीडिंग ग्राउंड होता है तालाब के मछलियों का। बहुत सारे आप देखते होंगे कि बरसात में जो खास करके गांव के बच्चे हैं कि बरसात के समय में लोग गांज, सरेली, टाई और गोजा ये लेकर के मछलियां मारने जाते हैं, क्योंकि वो ब्रीडिंग समय होता है और तालाब के किनारे जो पानी चारों तरफ से गिर रहा है उस पर वो अपना अंडा छोड़ने के लिए आते हैं और उसी समय आप उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो जो घास होता है उस घास से अपना पेट रगड़ के अपना अंडा वो छोड़ने का काम करती है। तो जो घास हिलता है उससे आपको पता चलता है कि यहाँ मछलियाँ हैं, तो आप भाला से, गोजा से, टाइप से उसको पकड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तालाब के चारों तरफ जो आप आरसीसी वर्क कर रहे हैं, ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ये बहुत फालतू काम है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आप लोग में से किसी को कोई सवाल हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सार्थक होगा, नहीं तो मैं हर दिन ऐसे ही तो आप बताइए कोई सवाल हो। कोई पूछना है तो पूछो। इसमें से तैरना कितने बच्चों को तैरना जानते हो? तैरना कितने लोग जानते हैं? गंगा सागर का नाम तैरना कितने लोग जानते हैं? 1 2। अब देखिए, हाँ मेरी माँ जानती है। अरे वाह, हाँ मेरी दादी जानती थी तैरना, मेरी बहन जानती थी तैरना, मेरी पत्नी जानती है तैरना, लेकिन उसके बाद के जो जनरेशन है वो एक भी तैरना नहीं जानते। मैं अभी छोटे छोटे बच्चों को ले गया और वो जो होता है स्प्राइट वाला बोतल उसको बनाया और नीचे ढक्कन वाला पोर्शन नीचे बंद करके और 2 आगे 2 पीछे, बड़ा है तो 3, और इस तरह से उसको बना करके और अपने मौजूदगी में 1 सप्ताह सारे बच्चों को ट्रेनिंग का प्रशिक्षण दिया। ये तैरने वाला समाज था मिथिला, आज डूबने वाला समाज हो गया। बताइए, इतने बच्चे में तैरना नहीं।
ये तैरने वाला समाज था। छोटा छोटा बच्चा पानी, अब वो देख लीजिए उनके गांव में सारे इतना छोटा बच्चा पानी के साथ खेल रहा है। इतनी उम्र की लड़कियां पूरे 9 में 150 लोगों को लेकर क्रॉस कर जाती है ना आपके यहाँ कुशेश्वर स्थान में लड़कियां निकाल लेती है। तो ये था। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर से अब मैं यहाँ के हेडमास्टर हैं, शिक्षक हैं और शिक्षिकाएँ हैं, छात्र छात्राएँ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं खालिद का चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूँगी कोई बोल सकते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथि श्री नारायण जी और हरिपन संस्था के रूपम देव जी, धीरज जी और विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे शिक्षकगण, हमारे साथी और छात्र, मैं सबसे पहले अपने अतिथि श्री नारायण जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो अपना कीमती समय निकालकर खाजा सराय मध्य विद्यालय के लिए समय दिए। और सर ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे एक जल ही जीवन है, हम लोग जानते ही हैं जल ही जीवन है। और तुलसीदास का एक हमको याद आ रहा है कि जल पावा गगन शरीरा पंचरथी दिया अधम शरीरा, मतलब यही पर्यावरण है। पर्यावरण का मीनिंग ही है ये 5 तरह। मैं अग्नि को सूर्य प्रकाश से जोड़ता हूँ और सूर्य प्रकाश अभी हम लोग जान नहीं रहे हैं ना, अल्ट्रा वायलेट रे प्रादैनिक प्रकाश जो है सो ओजोन लेयर के कारण ये प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण सभी जीव जंतु यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि मैं अभी 2 बजे से मेरा VC रहा था और सर का फिर से एक बार आभार और रूपम जी और धीरज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो नारायण जी जैसे शख्स से आज हमारे दर्शन हो गया है, बहुत बहुत आभार सर। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए जा रहा हूँ सर। धन्यवाद सर। ठीक है, अब मैं राजू सर को रिक्वेस्ट करूँगी कोई भी बोल सकते हैं। जी हमेशा शिक्षक एक ऐसा जीव है जो समाज के समस्त पहलुओं से परिचित होने के साथ साथ उससे सहानुभूति भी रखते हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा 12 में मैं सेंट्रल गंगा को अपने शहर को हजारीबाग के रोल मॉडल में लाना चाहता था, इमेजिन करता था, कल्पनाएं करता था। यहाँ की 3 चीज़ें के बारे में मैंने सुना था, पान, मखान और मांस। ये तीनों ही चीज़ें गायब हैं। ना हमारे यहाँ हमारी अपनी देसी मछलियाँ हैं, ना हमारे पान हैं और ना मखान। लोग रोना रोते थे, बाढ़ है बाढ़ है बाढ़ है। यह जीवन दुख में ही पलकर करता है और बाढ़ भी वरदान में बन सकता है। क्या हो सकता है, मैं इसमें सोचा करता है। तो मैंने अपने आप को फोकस किया। तो मुझे लगा कि जो हमारे ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है और जो हमारी आंतों की संरचना है, अगर यह जल प्रबंधन हमारी मिथिला की धरती में होगी तो मिथिला की धरती ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करेगी और यह तीनों चीज़ें फिर से पुनर्जीवित हो सकती। आदमी के अंदर पोषण जिंदा रहता है, सोच जिंदा रहता है, तो वह अवसर भी आता है। और मैं समझता हूँ कि मेरी यह सोच जिंदा थी, कहीं न कहीं जो आज सर से और आप लोगों से जुड़ने का और अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं अभी जल्दी में हूँ, तुरंत अभी समस्तीपुर निकलना है, लेकिन यह
एक शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि यह जल संकट की जो बात आ रही है अभी एकमात्र संकट नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग नहीं संभले तो यह एक त्रासदी के रूप में आएगी जो जीवन के सभ्यता के आगे प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा होगा। राजनीति को इग्नोर कर सकते हैं, सिस्टम को इग्नोर कर सकते हैं, जल को इग्नोर नहीं कर सकते। जल ही जीवन। इस सपने के साथ फिर आप लोगों के लिए Thank you, Rajesh sir. अब मैं किसी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी वो 2 शब्द कहें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृति कुमारी मध्य विद्यालय डांगन। जब से रूपम मैम, अभिनव सर, नीरज सर से मिल गई हूँ तो मुझे लगा कि सब मैं अपनी कैटेगरी के लोगों से मिली, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। प्लांटिंग करना, जानवरों से भी बहुत प्यार है। इवन कि मैंने अपने थोड़ा सा गार्डन भी लगा रखा है, तो जितना पॉसिबल हो पाता है मैं प्लांटिंग करती हूँ। और लास्ट ईयर रूपम मैम से मिली तो मुझे अनियन के बारे में पता चला, इससे जुड़े इसके बारे में बहुत जानकारी भी मिली, ऐसी जानकारी जो मैं साइंस की स्टूडेंट रहते हुए भी मुझे नहीं पता था। और अच्छा लगा रूपम मैम, नीरज सर, अभिनव सर के साथ काम करके और इससे जुड़ के। सो थैंक यू ऑल। अब मैं 2-3 मैम से रिक्वेस्ट करूंगी वो 2 शब्द कहें। अगर मेरी बात में कुछ छूट गई हो तो वो भी मुझे बताएं, ताकि हम अपने को और ये करेंगे तो भी आप सुझाव दें। सर, आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ये बहुत जल संकट ना बहुत प्रॉब्लम है। अपने मोहल्ले में देखते हैं तो गर्मी भी आती है, गर्मी के बाद नहीं सर, आपकी बात में तो कुछ छोटा नहीं था, बल्कि हम लोगों को बहुत सारी जानकारी थी, जैसे केंद्रीय के बारे में। और मुझे लगता है कि ये बच्चों को भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि तालाब की पोखर के किनारे जो है वो केंद्रीय अपना घर बनाते हैं और इको सिस्टम वाली बात। और मेरा जो मायका है वो पोखर के लिए विख्यात है, लेकिन मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरा जो रहन सहन है, पालन पोषण, शिक्षा यहाँ नहीं हुई थी। लेकिन मुझे नेचर से बहुत लगाव था। विगत कुछ वर्षों से हम लोग जो है पानी से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या जो है उससे जूझ रहे हैं। और तब लगा कि पानी कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। और जब रूपम मैडम आपके बारे में बताएं कि आप इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, तब लगा कि नहीं, मतलब हम लोग को ये चीज़ जानना जरूरी है और इसके लिए कुछ करना चाहिए। भले ही हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके हम लोग चाहेंगे कि आपसे कुछ सीखें और हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये घटेगी नहीं। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और बच्चे लोग भी बहुत कुछ नहीं जानते थे। जैसे कि हम लोग आसपास बहुत कुछ देखते थे लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे। और ये जो संस्था है विप्रो फाउंडेशन और अर्पण फाउंडेशन, उसके तहत हमारे रूपम मैडम, नीरज सर, अभिनव सर लोग आए और बच्चों को उस चीज़ से लगाव हो गया कि पेड़ पौधे हैं, कोई पौधा देखता है तो बच्चे बोलते ये कौन सा पौधा है, ये कीड़े हैं जो नहीं जानते थे। जैसे अभी गोबर छत्ते के बारे में अभी कुछ दिन पहले हम लोग इस चीज़ के बारे में जाने तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि ये शहरी इलाका और यहाँ पर जो है बहुत कुछ बच्चे नहीं देख पाते हैं। यहाँ का जो वातावरण है, उनका रहन सहन है, जगह की समस्या है, तो लोग खुद रह रहे हैं उसमें प्लांटिंग जो है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहुत कुछ बच्चे नहीं जानते थे और ये संस्था है आप लोगों के द्वारा बच्चे जाने हैं, इसको जाने आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। रही बात पानी की समस्या, तो हम ही नहीं हमारा समाज है वो भी इस चीज़ से जूझ रहा है। और आपकी जो बातें थी वो इनके लिए बड़ा फायदेमंद है और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग आपके साथ जुड़ें और आगे भी बढ़ें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ सबको। अब मैं राष्ट्रीय मध्य विद्यालय का
ये इनिशिएटिव जो सब लिए है बहुत अच्छा है। समय समय पे बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर पर्यावरण को लेकर एक्टिविस्ट लोग आए हुए हैं। जैसे चिपको आंदोलन हुआ, उस समय हमें पेड़ पौधों को लेकर, इन समस्याओं को लेकर जूझना पड़ा। तो उस समय पेड़ पौधों के लिए सभी लोग लड़े। इसी तरह जल संकट भी एक तरह का बहुत बड़ा विपदा है। तो इससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें बहुत ही जमीनी स्तर से काम करना पड़ेगा। हर बच्चे को जल संरक्षण के लिए जल स्रोत जो भी है, जिससे भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बर्बाद नहीं करना है। घर में जल को जो है संरक्षण करके रखना है और यूं ही इस तरह से खोल के उसको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। अब मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा कि अभी सर ने इतनी बातें कही आप लोगों से और आप लोगों को भी पता था कि सर आने वाले हैं, तो सर ये लोग काफ़ी एक्साइटेड थे आपसे बात करने के लिए भी। तो आप लोगों ने अगर पहले से भी कुछ सोच रखा है सर से क्या बात करनी है, या फिर आज जो सर ने था उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न आए तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जो भी पूछना चाहें आप उठाएं और उसके बाद बताओ। सर मेरा प्रश्न यह है कि आपने आज तक अपने अनुभव में तालाब के ऊपर कौन कौन से कार्य किए या करवाए हैं? देखो, मैं 1996 से एक यात्रा है। मैं 1995-96 से बिहार में बाढ़, जल जुड़ाव और विस्थापन पर काम शुरू किया। उसमें दिनेश कुमार मिश्र एक बड़े इंजीनियर हैं, इंटरनेशनली और नेशनली वो जल वाटर एक्सपर्ट हैं, उनके साथ हमने शुरू किया। तो ये जल प्रबंधन इसमें शुरू किए 95-96 से। उसमें विभिन्न सेमिनार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, धरना, प्रदर्शन, रैली, ये सब होता है। ठीक 2006-07 के बीच में मानस बिहारी वर्मा यहाँ के साइंटिस्ट जब वो दरभंगा आते हैं तो हम लोगों ने फोकस किया तालाब और कमला नदी पर, कोसी नदी। तो ये यहाँ से शुरू किए। उसमें अब बताते हैं, सबसे पहले हम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर लोगों से मिला और जो बड़े बड़े झील नुमा तालाब थे वहाँ के लोगों से, किसानों से बात की। अब कितने लोगों को पता है कि तालाब में आंगन होता है? कितने लोगों को पता है? तालाब का जो निर्माण होता है उसमें आंगन, जैसे हम घर बनाते हैं, ऐसे घर बनाते थे, बीच में आंगन होता था। तो तालाब का आंगन बीच में नहीं होता, तालाब में आंगन होता है। ये कितने लोगों को पता है? और इस शहर में पता है? नहीं है। दरभंगा म्यूजियम, महाराजा म्यूजियम जो है वहाँ पर जाना, दरभंगा महाराजा का जो म्यूजियम है वहाँ जाना। उस म्यूजियम के पास जब खड़े हो गए तो तालाब जो पानी वाला क्षेत्र है, पानी वाला क्षेत्र से भिंडा के बीच में 30 से 40 फीट चारों तरफ जगह दिया जाता था कि लोग टहलेंगे, अखाड़ा बनाएंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। उस पोर्शन को अंगने या आंगन कहते हैं। तो तालाब में आंगन होता था। ये मुझे कहाँ जजुआर गाँव के किसान ने बताया। फिर संस्कृत यूनिवर्सिटी आए और इसका कि ये किसान गलत तो नहीं कहा, तो मिथिला तत्व विमर्श किताब में भी इस अंगने की चर्चा हमने पढ़ा। तो एक आंगन का पता लगता, ये मुजफ्फरपुर बताया, संस्कृत यूनिवर्सिटी गए, फिर उन्होंने कहा मिथिला तत्व विमर्श। एक छोटी सी बात है तो पता लगाने में मुझे 6 महीने सिर्फ आंगन, ठीक है। तो बहुत सारे काम किए, इसमें बहुत धमकी मिल रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी लाश आंगन में, तुम्हें जो है
मार देंगे, तुम मेरे तालाब आक्रमण का विरोध कर रहे हो, तुम केस कर रहे हो। हम बिहार सरकार, भारत सरकार पर केस किए हुए हैं, तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो नाराज हैं मुझसे। तो ये सब चलता है। कोई भी अच्छा काम करेंगे आप, कोई भी अच्छा काम करेंगे, अगर कोई शिक्षक बढ़िया पढ़ाना चाहे तो 20-25 बच्चा बहुत पसंद करेंगे। 20-25 बच्चा सोचेंगे कि बड़ी मुसीबत है, कहाँ से आ गया ऐसा शिक्षक, तंग कर रहा है बच्चों की। नहीं, हो सकता है कि वो 6 महीना के बाद उसकी राय बदल जाए। 6 महीना के बाद वो उसको लगे कि नहीं, ये शिक्षक सबसे अच्छा है। तो कोई भी अच्छा काम करेंगे तो शुरू में कठिनाई होती है। ठीक, हम 3 सवाल आप लोगों को देते हैं। कल परसों में हम चाहेंगे कि वो मुझे, हाँ, आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा, एक छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं। आज की मीटिंग आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, अगर नहीं लगा ये भी लिखना, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हम बोर हो गए ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन लिखना, मुझे मज़ा नहीं है, लिखना। क्या ज़रूरी है कि अगर हम फील करते हैं कि अच्छा नहीं लगा तो हम क्यों नहीं लिखें, लिखना, ये भी लिखना कि अच्छा नहीं लगा। अगर किसी को अच्छा लगा बोलिए, क्यों अच्छा लगा ये लिखना। ठीक। दूसरा, आप अपने माता पिता से 2 सवाल उनसे पूछ करके आए हैं। पहला कि अगले 20 साल में इस शहर में जो स्थिति है, अभी जो जल संकट है, उससे अगले 20 साल 25 साल में कैसा भयावह स्थिति होगी। कहिएगा कि आप सोच के मुझे बताइए, ये मुझे, तो आप अपने माता पिता का नाम लिखेंगे और उन्होंने जो कहा वो, और इसका समाधान क्या होना चाहिए ये भी। ठीक है, तो ये 3 सवाल, ये आप कागज़ पर 1 पेज पर लिख करके और प्रिंसिपल साहब या किसी से आप लेंगे तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आपको ये प्रेरणा कहें या कैसे ये आपके मन में आया कि वो इसमें काम करें? देखिए, हम राजस्थान गए तो राजस्थान में देखते थे बड़ा बड़ा किला, हवा महल, तो चित्तौड़गढ़, ये हम सोचते थे कि मिथिला सांस्कृतिक रूप से सबसे प्राचीन है। राजा जनक के यहाँ, राजा जनक कब हुए, क्या हुए, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राजा जनक के यहाँ अष्टावक्र होता था, याज्ञवल्क्य होता था, दर्जनों बड़े बड़े विद्वान होते थे। एक वो अष्टावक्र ने जिसे हराया था, अष्टावक्र के पिता थे वो भी, जिसको जन समाज में नहीं पड़ी थी, दर्जनों। तो मुझे लगा कि इतने बड़े विद्वान थे, हमारे यहाँ किला क्यों है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा पुराना चीज़ क्यों नहीं। तो उस चक्कर में हम खोजना शुरू, तो पता चला कि 1000 वर्ष पुराना चलते यार, इसी को बचाओ पहले। किला नहीं है तो क्या हुआ, किला ये सब तो टूटता है, ये होता है, रिपेयरिंग मांगता है, गार्ड की जरूरत है, ये तालाब तो कुछ नहीं। आप गर्मी में इसके किनारे जाओ, ठंड महसूस, और जाड़ा में आपको तालाब के किनारे में उतना ठंड नहीं लगेगा। क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। भूकंप में ये 100 फीट का काम करता है। तो मुझे लगा कि इस तरह से तालाब में काम करना चाहिए। हमारे प्रकृति प्रदत्त, हमें प्रकृति ने झारखंड में माइंस दिया, हमारे पास सबसे ज़्यादा नदी दिया, और इस नदी मिट्टी के कारण हम बौद्धिक रूप से और दार्शनिक रूप से सबसे आगे रहे। हिंदुस्तान का जो सबसे अंतिम फिलॉसफी है वो न्याय दर्शन, और उसकी उत्पत्ति मिथिला में हुई है 12वीं-13वीं सदी से। ये लास्ट फिलॉसफी है, उसके बाद कोई ब्रांच नहीं है, और उसकी उत्पत्ति मिथिला में। और ये सारे दर्शन जो इतना हुआ, बौद्धिक, आत्मा, परमात्मा, ये सृष्टि, ये सारा चीज़, इसके पीछे ये मिट्टी और नदी का कमाल है। इसी ने ये पैदा किया। हमें इस मिट्टी और नदी को बचाना है। धन्यवाद। हाँ, पूछो। बहुत
मनुष्य मात्र में होता है। कभी कभी तुम अपने बच्चे भी, अरे बहुत होमवर्क है, कहाँ फंस गए। हाँ, हमारी एक भतीजी है तुम्हारी उम्र का, वो कहती है कि अंकल स्कूल किसने बनाया? हम क्यों? तो उसकी हम बड़ी पिटाई करेंगे। हाँ तो ये सारे लोगों में होता है। जब हम काम करते हैं तुम्हें भी होता होगा। हाँ, जब बहुत दबाव होता है, तुमको पुलिस आके डांट फटकार कर दिया। मुझे रात के 11 बजे पुलिस फोन कर दी, क्या आपने उस तालाब पर शिकायत किया है? कहाँ जी किया है? तो आइए थाना। अगली सी रात के 11 बजे में मुझे थाना पड़ा। अब वहाँ पर तो मेरा शरीर मालिश नहीं करेगा, वो तो पिटाएगा ही। तो हम कहते हैं सुबह आएंगे। हाँ, हम कहते हैं कि हम आपके DSP से मिलेंगे, SP से मिलेंगे। तो पुलिस प्रशासन से होती है। जो माफिया है, जो भर रहा है, वो कहता है कि ये आप भाई जी क्या कर रहे हैं, हमको इस तालाब पर आपके समझ कीजिए, इसके बारे में DN को मत शिकायत कीजिए। अब वो हाथ जोड़ता है, लेकिन आँख में उसके क्रोध होता है कि अगर तुम बात नहीं मानोगे तो तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो वो भी करता है। घर में पत्नी कहती है कि बाल बच्चा है, आप ये क्या कर रहे हैं? पूरे शहर में किसी को मतलब नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो घर में होती है, माँ बाप और पत्नी से, बच्चे से। बच्चे कहते हैं कि आप ही एक काबिल आदमी है, इतने लोग नहीं है, आप क्यों जाते हैं इसमें? तो हम अपनी पीड़ा घर में भी नहीं बोल सकते हैं। अगर घर में बोलेंगे तो पत्नी नाराज, बच्चे नाराज। तो ये सब चलता है। कोई भी अच्छा काम करेंगे, आप बढ़िया काम करेंगे, पढ़ाई बढ़िया करेंगे, उसमें भी कष्ट होगा। उसमें भी कभी तुम पढ़ रही हो सीरियस और कोई गेस्ट आ गया, माँ कहे कि पानी दो, तुम उस समय नहीं उठना चाहती हो, तुम्हें डर लग जाता है कि तुम ही पढ़ रही हो। ऐसे ही होता है सबके साथ। इसको बहुत ठीक है, ये भी आनंद है, मस्ती है, ठीक है। और कोई सवाल? बहुत सा एक्सलेंट सवाल है तुम्हारा। थैंक यू।